हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 क्लास 10th का ज्योग्राफी का, जिसका नाम है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। और हम करने वाले हैं इसका पार्ट 4। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट पहले अपलोड हो चुका है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पहले वो जाकर देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। ओके जी। सो लास्ट पार्ट में आपको पता है कि हमने क्या पढ़ा था कि इंडिया के अंदर अंदर हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और एक जगह से सामान दूसरी जगह ले जाने के लिए हम कौन कौन से वाटरवेज का यूज़ कर सकते हैं। याद है ना आपको? लास्ट पार्ट में हमने वाटरवेज के बारे में पढ़ा था, पर हमने बात करी थी इंडिया के अंदर अंदर की। ठीक है, हमने देखा था कि NW नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। NW यानी नेशनल वाटरवे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ऐसे करके नंबर 5 के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, बट हमने देखा था कि इंडिया के अंदर अंदर की बात हो रही है इसमें, कि इंडिया के अंदर अंदर से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए चीज़ हम कौन कौन सा वाटरवे का यूज़ कर सकते हैं। आज हम देखेंगे मेजर सी पोर्ट्स के बारे में। मतलब देखो, इंडिया के अंदर का तो हमें समझ आ गया, बट जब हमें दूसरी कंट्री से ट्रेड करना हो, ठीक है, दूसरी कंट्री से कोई चीज़ मंगवानी हो या उनमें भेजनी हो, तो हम वाटरवे का यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि इंडिया के अंदर है ना बहुत सारे सी पोर्ट्स हैं। अब देखो, ये पोर्ट्स क्या होते हैं एक्चुअल में? देखो, दूसरी कंट्री से जब बड़ी बड़ी शिप आती है ना, तो ऐसे तो नहीं है कि हमारी कंट्री की कोई भी कोस्ट लाइन पे वो रुक जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी शिप होती है, उनको शेल्टर देने के लिए, रोकने के लिए भी बहुत अलग अलग फैसिलिटी वगैरह चाहिए होती है। ठीक है, तो वही फैसिलिटी प्रोवाइड करता है पोर्ट। ठीक है, पोर्ट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर बड़ी बड़ी शिप रुकती है, ठीक है, और लोडिंग और अनलोडिंग होती है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। और जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो इन पोर्ट से ही होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन यानी ये वाला जो पानी वाला, जो ये पूरा का पूरा जो पानी से मिला हुआ ये जो कोस्ट लाइन है, वो अपना 7516.6 किलोमीटर तक का अपना कोस्ट लाइन है। ठीक है, और इसी वजह से हमारी कंट्री के अंदर 12 मेजर पोर्ट्स है, बड़े बड़े जो पोर्ट्स हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी कार्गोज, बड़ी बड़ी शिप्स वगैरह रुकती है। कार्गोज वही बड़ी बड़ी शिप जो रुकती है, और इसी के साथ साथ 200 से ज़्यादा क्या है, नोटिफाइड और नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर बड़ी बड़ी जो कार्गोज और शिप होती है वो तो नहीं रुकती, पर जो छोटी छोटी शिप्स होती है ना, वो यहाँ पर रुकती है। ठीक है, ओके। मैं आपको बता दूं, इंडिया का जो 95% जो फॉरेन ट्रेड होता है ना, वो एक्चुअल में इन पोर्ट से ही होता है। मेरे कहने का मतलब है, ज़्यादातर जो ट्रेड है ना इंडिया का दूसरी कंट्री से, वो इन पोर्ट से ही होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये 95% आपने लिखा है, इतना ज़्यादा वाटरवे से क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वाटरवे चीप है। मैं आपको बता दूं कैसे। अगर आप एरोप्लेन से कोई चीज़ भेजते हो दूसरी कंट्री में, तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, वो कुछ ज़्यादा ही महंगा हो जाता है, क्योंकि एरोप्लेन का जो आपने चार्ज है, एक्सपेंस है, वो भी ऑब्वियस सी बात है उसकी कॉस्ट में जुड़ जाएगा, तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी। बट वाटरवे में ऐसा नहीं है। वाटरवे में आप बहुत सारी चीज़ें एक ही बार में एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो, दूसरी कंट्री में भेज सकते हो, तो ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ता। बट एयरवे से और साथ में लैंडवे से बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इंडिया के कुछ मेजर पोर्ट्स की। ठीक है, 11 मेजर पोर्ट्स की बात करी थी, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कांडला पोर्ट की। पर उससे पहले यार मैं आपको बता दूं, एक जब मैंने रेलवेज़ के बारे में पढ़ाया था, तो एक बच्चे ने कमेंट करा था, सर ये गॉजेस क्या होते हैं? ठीक है, ऑल्दो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बच्चे ने पूछा था, इसलिए मैं बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे। गॉजेस का मतलब होता है, आपने देखा होगा ट्रेन चलती है पटरी पे, तो पटरी के जो इस तरफ वाली लाइन होती है और इस तरफ वाली लाइन होती है, उनके बीच में, ट्रेन जिस पटरी पे चलती है, इस तरफ और इस तरफ के बीच में जो गैप होता है ना, उसको हम कहते हैं गॉजेस। ठीक है, तो कोई कोई पटरियाँ जो होती है वो बहुत चौड़ी होती है। ठीक है, उनकी बीच का जो गैप होता है वो 1.676 मीटर होता है, तो उसको हम कहते हैं ब्रॉड गॉजेस। और ऑब्वियस सी बात है, जब पटरी चौड़ी होगी तो ट्रेन भी बड़ी होगी, तो इसीलिए आप देखोगे कि हमारे जो ये ब्रॉड गॉजेस है वो बहुत ज़्यादा है। देखो आप कितना ज़्यादा है, रूट की बात करें तो इतना बड़ा है, रनिंग ट्रैक भी इतना है, टोटल ट्रैक इतना है। ठीक है, और कुछ गॉजेस ऐसे होते हैं जिनको मीटर गॉजेस बोला जाता है, जिनकी जो पटरी की चौड़ाई होती है, ठीक है, ब्रेथ होती है, ब्रॉडनेस होती है, वो थोड़ी कम होती है, वो 1 मीटर तक की होती है। ठीक है, तो इसलिए इनको मीटर गॉजेस कहा जाता है। ऑब्वियस सी बात है, मीटर गॉजेस है, ट्रेन की पटरी थोड़ी सी छोटी है, इसी वजह से ट्रेन भी थोड़ी छोटी होगी, है ना। और तीसरी तरफ है हमारा नैरो गॉजेस। ठीक है, नैरो गॉजेस क्या होती है? इन पटरियों की जो ब्रॉडनेस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, 0.762 मीटर। ठीक है, और बेसिकली मीटर गॉजेस और जो नैरो गॉजेस होती है ना, उनकी स्पीड भी कम होती है। अब इनकी स्पीड कम क्यों होती है? ऑब्वियस सी बात है, देखो, अगर पटरी छोटी तो ट्रेन छोटी, ट्रेन छोटी तो टायर भी छोटे, और टायर छोटे तो इसका मतलब स्पीड भी कम। ठीक है, तो इसी वजह से जो मीटर गॉजेस होते हैं और जो नैरो गॉजेस होते हैं, उनकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी कम होती है, और ब्रॉड गॉजेस की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया? ओके, अब आते हैं हम कांडला पोर्ट के बारे में। ठीक है, कांडला पोर्ट मैं आपको बता ही चुका था, ये कांडला पोर्ट है ना, गुजरात में है।
ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आप देखोगे ना कांडला पोर्ट गुजरात में है, तो यहाँ से है ना पता है क्या चीज़ें जाती है, ये जो हमारे नदर्न पार्ट में, नदर्न इंडिया में जो भी एग्रीकल्चर गुड्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं ना, तो वो सारा का सारा अगर दूसरी कंट्री में भेजना हो तो वो कांडला पोर्ट से ही जाते हैं। और साथ में इस एरिया के अंदर जितने भी इंडस्ट्री वगैरह हैं जो अपना गुड्स दूसरी कंट्री में भेजना चाहते हैं तो वो भी कांडला पोर्ट से ही भेजे जाते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, 1947 से पहले जब पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट हुआ करता था ना, तो ज़्यादातर जो ट्रेड है वो कराची पोर्ट से होता था। अब ये कराची पोर्ट्स कहाँ है, ये थोड़ा इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ वाले एरिया में पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। बट 1914 में जो वो कराची पोर्ट था वो पाकिस्तान के अंदर चला गया, तो हमको भी तो ट्रेड वगैरह करना था, तो इसलिए हमने कांडला पोर्ट को क्या किया, डेवलप किया, ताकि हमें ट्रेड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। ये देखो तो फर्स्ट पोर्ट है, आफ्टर इंडिपेंडेंस ये डेवलप वगैरह किया गया था, ठीक है। कराची पोर्ट का एक ऑल्टरनेटिव समझ के किया गया था। इसको दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं, याद रखना, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि दीनदयाल पोर्ट किसे कहा जाता है। और ये टाइडल पोर्ट है। अब टाइडल पोर्ट का भी मतलब मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस पोर्ट के आसपास है ना लहरें बहुत ऊपर की तरफ जाती है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब लहरें बहुत ऊपर की तरफ जाएगी तो पोर्ट पे आना और पोर्ट से क्या होती है, शिप को ले जाना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि लहरें खुद ही लेकर चली जाती है, शिप को बाहर लेकर चली जाती है। मान लो एकदम स्टेबल पानी है तो शिप को धक्का वगैरह देना पड़ेगा ना, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। टाइडल जो एनर्जी है, जो वेव है, वो खुद ही लेकर भाग के चली जाएगी, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा होता है टाइडल पोर्ट का। तो ये टाइडल पोर्ट भी है अपना दीनदयाल पोर्ट, ठीक है, या मैं कहूँ कांडला पोर्ट। ओके मैं आपको बता चुका हूँ कि एग्रीकल्चर यानी ग्रैनरीज वगैरह, क्योंकि नदर्न पार्ट का जो भी अपनी ग्रैनरी वगैरह और जो भी इंडस्ट्रियल गुड्स है ना, वो भी कांडला पोर्ट से ही क्या होते हैं, एक्सपोर्ट करे जाते हैं। ओके क्लियर हो गया आपको। ओके जी, अब बात करते हैं हम इंडिया के बिगेस्ट पोर्ट की, जिसका नाम है मुंबई पोर्ट। नाम से आपको पता चल रहा है ये मुंबई के अंदर है पोर्ट, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि वेल शेल्टर हार्बर है। अभी हार्बर का मतलब क्या होता है, हार्बर वो जगह होती है जहाँ पर शिप वगैरह रुकती है, ठीक है। तो ये जो जगह है, ये जो मुंबई पोर्ट है, ये वेल शेल्टर्ड हार्बर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शिप के रुकने के लिए अलग से जगह बनाई गई है, ताकि बड़ी बड़ी शिप यहाँ पर आराम से रुक सके, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, स्पेस उनके लिए कम ना हो, और उनको वेल शेल्टर्ड भी किया जाता है, ठीक है। तो मतलब उनके रुकने के लिए भी, बड़ी बड़ी शिप के रुकने के लिए भी अच्छे से फैसिलिटी बनाई गई है। ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बड़ी बड़ी जो कार्गोज होती है वो छोटे छोटे पोर्ट्स में नहीं रुक सकती, ठीक है, वो बड़े बड़े पोर्ट्स पे रुक सकती है। क्यों? क्योंकि उनके लिए बड़ी बड़ी जगहें अलग से बताई गई है कि बड़ी बड़ी जो कार्गोज है उनको यहाँ पर रुकना है, ठीक है। तो ये मुंबई पोर्ट कहाँ पर है आपको पता चल ही चुका है, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये मुंबई के अंदर है, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं आपको, ये अपना बिल्कुल कांडला पोर्ट के नीचे है मुंबई पोर्ट, ठीक है। क्लियर हो गया। ओके अब एक और बात बता देता हूँ, ये तो आपको पता चल ही चुका है कि इंडिया का बिगेस्ट पोर्ट है। मैं आपको बता दूँ दुनिया का जो बिगेस्ट पोर्ट है ना, दुनिया का बिगेस्ट पोर्ट, इंडिया का तो आपको पता ही है मुंबई पोर्ट, दुनिया का जो बिगेस्ट पोर्ट है वो अपना शंघाई पोर्ट, ये अपना चाइना में पड़ता है। ओके नेक्स्ट पोर्ट है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये भी मुंबई के अंदर है। पता है इसको बनाया ही इसलिए गया था ताकि जो मुंबई पोर्ट है ना उसका थोड़ा प्रेशर कम हो सके, क्योंकि मुंबई पोर्ट पे बहुत ही ज़्यादा, यहाँ से ना मुंबई पोर्ट से बहुत ही ज़्यादा ट्रेड होता है, ठीक है। तो मुंबई पोर्ट्स पर है ना बहुत सारी शिप वगैरह रुकती थी, तो बड़ी प्रॉब्लम आती थी क्योंकि बहुत ओवरलोडिंग हो जाती थी मुंबई पोर्ट पे। तो इसीलिए बिल्कुल उसके पास ही में ही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी डेवलप किया गया, ताकि मुंबई पोर्ट का जो प्रेशर है ना, ठीक है, वो थोड़ा सा कम किया जा सके, ज़्यादातर जो शिप वगैरह है वो यहाँ पर भी रुक सके, इसलिए इसको डेवलप किया गया। ओके और मैं आपको बता दूँ ये इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, यानी हमने खुद इसको डेवलप वगैरह किया है इंसानों के द्वारा, ह्यूमन मेड है, ठीक है। बाकी ये वाला है जो मुंबई पोर्ट वगैरह, ये पहले से ही पोर्ट जो थे वो थोड़े बहुत डेवलप थे, एरिया वगैरह थोड़ा चौड़ा वगैरह था, तो इतनी दिक्कत नहीं आई। बट ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ये हमने खुद डेवलप किया है, ह्यूमन ने डेवलप किया है, ठीक है। ओके जी, तो ये कहाँ है, ये देखो दिख रहा होगा जवाहरलाल नेहरू। ओके ये शिप वगैरह दिख रही होगी तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। ओके आर्टिफिशियल पोर्ट और जो नॉर्मल पोर्ट है उसमें डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है जो एरिया है ना नेचुरली हमें दिखता है कि हाँ यहाँ पर पोर्ट बन सकता है आराम से, बट कुछ ऐसा एरिया होता है जहाँ पर थोड़ी तोड़ फोड़ करके पोर्ट बनाना पड़ता है, तो उसी को कहते हैं आर्टिफिशियल पोर्ट, ठीक है, जो ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटी से बनता है, ठीक है। जो नॉर्मल पोर्ट होते हैं उस पर इतनी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती, थोड़ा सा ही बनाना पड़ता है, उसको ठीक ठाक करना पड़ता है। पर जो आपके आर्टिफिशियल पोर्ट होते हैं ना उन पे थोड़ा मैन पावर ज़्यादा लगाई जाती है, ताकि इस पोर्ट को थोड़ा दूसरे जो शिप्स वगैरह उनके रुकने लायक बनाया जा सके। ओके जी, अब बात करते हैं हम मारमागांव पोर्ट की, ये गोवा के अंदर है, ठीक है। बिल्कुल गांव और गोवा को आप कोरिलेट करके कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ से क्या एक्सपोर्ट होता है, यहाँ से आयरन ओर
ठीक है। यहाँ हमारी कंट्री के अंदर जो भी आयरन की माइल्स है ना, आयरन की माइल्स नीचे के पार्ट में, यानी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये रहा मारमागांव। तो यहाँ पर अपने ये वाले एरिया में पूरा का पूरा, इस वाले एरिया में जितनी भी छोटी छोटी अपनी आयरन ओर की मिल्स है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, आयरन ओर्स यहाँ पर आते हैं और दूसरी कंट्री में क्या होते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? ओके जी। तो मैं आपको बता दूं, इसी जगह से यानी मारमागांव पोर्ट से ही ज़्यादातर यानी 50% से भी ज़्यादा आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है। यानी इंडिया के अंदर जितना भी आयरन वगैरह एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें से 50% तो सिर्फ मारमागांव पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? ओके जी। ओके, अब बात करते हैं हम न्यू मैंगलोर पोर्ट की। ठीक है, अब ये न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ पर है? कर्नाटका में है। मैं दिखा देता हूँ आपको पिक्चर, ये देखो दिख रहा होगा आपको, ये न्यू मैंगलोर पोर्ट है और ये कर्नाटका में है। ये देखो इस तरफ है, इस वाली स्टेट में, तो ये कर्नाटका में पड़ता है। शिप दिख रही होगी ना, तो शिप यानी पोर्ट को ही दिखाता है ये। ओके, तो न्यू मैंगलोर पोर्ट है। ओके, और मैं आपको बता दूं यहाँ से भी क्या होता है, आयरन और एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है, एक है ना कुद्रेमुख माइंस है यहीं पर कर्नाटका की साइड में, कुद्रेमुख माइंस है यहाँ पर, और कर्नाटका के कुद्रेमुख माइंस से ही क्या होते हैं, जितने भी आयरन ओर वगैरह होते हैं वो न्यू मैंगलोर पे आते हैं और फिर एक्सपोर्ट किया जाता है। पर इंडिया का जो 50% से ज़्यादा जो आयरन ओर का एक्सपोर्ट है वो मारमागांव से होता है, और जो कुद्रेमुख माइन का जो अपना आयरन ओर है वो मैंगलोर पोर्ट से क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। ओके, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पोर्ट की, दैट इज़ कोच्चि। कोच्चि पोर्ट ये अपना केरला में पड़ता है और ये एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट है। अब एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट का क्या मतलब होता है? देखो, पहली बात तो आप समझ ही चुके हो कि ये केरला के अंदर है, ये रहा केरला, और केरला के अंदर है, और साथ ही में ये एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट है। साउथ यानी नीचे की साइड, वेस्टर्न यानी इस साइड, तो इस साइड यानी इस वाले एरिया में ये सबसे साउथ में है। ठीक है, तो जो कोच्चि पोर्ट है वो अपना साउथ वेस्टर्न पोर्ट है। आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको? ओके, अब हम बात करते हैं टूटीकोरिन पोर्ट का। ठीक है, टूटीकोरिन जो पोर्ट है वो यहाँ पर है। ठीक है, टूटीकोरिन पोर्ट यहाँ पर है, आपको दिख रहा होगा। ये कहाँ पर है? साउथ ईस्टर्न पार्ट में, यानी इंडिया के साउथ ईस्टर्न जो कोस्टल लाइन है वहाँ पर है ये टूटीकोरिन। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर टूटीकोरिन पोर्ट है यहाँ पर। ठीक है, और आप देखोगे ना तो इंडिया का जब जो सबसे बिल्कुल ही सदर्न पार्ट में जो पोर्ट है वो भी यही है। आप देखोगे कि जो कोच्चि पोर्ट है वो उससे थोड़ा ऊपर की तरफ है, पर जो टूटीकोरिन है वो बिल्कुल नीचे की तरफ है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो टूटीकोरिन पोर्ट। ओके, अब टूटीकोरिन पोर्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि नेचुरल हार्बर और रिच हिंडरलैंड है। अभी नेचुरल हार्बर का क्या मतलब होता है? यहाँ पर पहले से ही, ठीक है, मतलब एक तो होता है इंसानों ने बनाया, पर यहाँ पर पहले से ही ऐसी जगह थी। ठीक है, मतलब ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी, पहले से ही यहाँ पर बनी हुई ऐसी जगह थी, नेचुरली ऐसी जगह थी जहाँ पर बड़ी बड़ी शिप रुक सके। ठीक है, तो नेचुरल हार्बर और रिच हिंडरलैंड दोनों सेम ही बात है ऑलमोस्ट। हिंडरलैंड का मतलब भी होता है कि बिल्कुल शिप के खड़े रहने की जगह भी बहुत स्टैब्लिश थी पहले से ही। ठीक है, और ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी, नेचुरली ही ऐसी जगह थी ये पहले। ठीक है, टूटीकोरिन। ओके, अब तो इसी वजह से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नेचुरल हार्बर और रिच हिंडरलैंड की वजह से, यानी यहाँ पर शिप के रुकने और उनके शेल्टर अच्छे होने के कारण ही जो हमारे जो नेबर कंट्री की जो बड़ी बड़ी कार्गोज होती है ना, वो भी हमारे टूटीकोरिन पे आकर ही रुकती है। क्योंकि आपको पता है ये बिल्कुल नीचे की साइड पड़ता है, तो श्रीलंका से, श्रीलंका वगैरह से अगर कोई बड़ी बड़ी कार्गोज आती है ना इंडिया के अंदर, तो वो यहीं रुकती है। और साथ में मालदीव्स वगैरह वो नीचे की साइड है, तो उससे भी अगर कोई बड़ी बड़ी कार्गोज आती है तो वो भी टूटीकोरिन में रुकती है। ठीक है, ओके जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं हम चेन्नई पोर्ट की। ठीक है, अब ये चेन्नई पोर्ट, टूटीकोरिन पोर्ट है ना, तमिलनाडु में पड़ता है, ये मैंने आपको बताया नहीं था। तो टूटीकोरिन ये पूरा का पूरा अपना तमिलनाडु स्टेट है, तो ये टूटीकोरिन तमिलनाडु स्टेट में ही पड़ता है। तो उसके ऊपर ही एक और पोर्ट है जिसका नाम है चेन्नई पोर्ट, ये भी अपना तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। और जो ये अपना चेन्नई पोर्ट है वो ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। ठीक है, ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल मतलब ये ह्यूमन मेड ही है, ह्यूमन ने इसे बनाया है। ठीक है, और ये ओल्डेस्ट है। ठीक है, ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। अगर मैं बात करूँ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की, तो वो इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। ठीक है, बट मैं अगर चेन्नई पोर्ट की बात करूँ तो वो ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। ठीक है, इसको इंसानों ने मतलब पूरा का पूरा ह्यूमन एक्टिविटी से बनाया गया। ये देखो, एक होता है नेचुरल पोर्ट, तो आप डिफरेंस समझ पा रहे हो ना। नेचुरल पोर्ट वो होता है जिसमें ज़्यादा इंसानों ने मेहनत ना करी हो, पहले से ही लग रहा हो कि इस पर पोर्ट आसानी से बन जाएगा। बट चेन्नई पोर्ट में ऐसा था कि इसको बनाया गया, ये पहले इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं था, इसको डेवलप किया गया यहाँ पर पोर्ट। ठीक है, जब पहली बार यहाँ पर आए थे तो बड़ा मुश्किल लग रहा था कि यहाँ पर पोर्ट बन पाएगा नहीं बन पाएगा, पर फिर ह्यूमन एक्टिविटी से
थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके यहाँ पर पोर्ट डेवलप किया गया, इसीलिए इसको ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट कहा जाता है। ठीक है, रैंक नेक्स्ट आफ्टर मुंबई इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गोज। मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है इंडिया के अंदर वो मुंबई पोर्ट से होता है, तो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है वो चेन्नई पोर्ट से होता है। ठीक है, एक और बात बता देता हूँ मैं आपको कि चेन्नई पोर्ट से ही अंडमान निकोबार भी बहुत सारी चीज़ें जाती है, वो भी इंडिया के अंदर है। ठीक है, आपको पता ही है। तो चेन्नई पोर्ट से भी अगर हमें इंडिया के मेनलैंड से कोई चीज़ें भेजनी हो अंडमान निकोबार में, ठीक है, तो वो भी चेन्नई पोर्ट से ही भेजी जाती है। ठीक है, आप अगर जाना चाहो कभी अंडमान निकोबार तो मैं आपको बता दूं चेन्नई से शिप वगैरह भी जाती है, तो आप वहाँ से भी जा सकते हो। बहुत ही लंबा रास्ता है, 3-4 दिन का है। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पोर्ट की, दैट इज़ विशाखापट्टनम पोर्ट। ये अपना आंध्र प्रदेश में, पिक्चर दिखा देता हूँ पहले आपको मैं। ये अपना विशाखापट्टनम पोर्ट है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये आंध्र प्रदेश है, तो ये अपना विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, और ये क्या है, लैंड लॉक है, डीपेस्ट लैंड लॉक एज वेल एज प्रोटेक्टेड पोर्ट। अब ये लैंड लॉक का क्या मतलब होता है, यानी ये चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। अब ये भी आपको समझ नहीं आया होगा कि चारों तरफ से लैंड से कैसे घिरा हो सकता है, ये दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखो जी, ये हमारा प्यारा भारत, और अगर आप इसको जूम करोगे ना तो विशाखापट्टनम पोर्ट पे आओगे आप। ठीक है, विशाखापट्टनम पोर्ट पे जूम करते हैं हम थोड़ा सा और थोड़ा सा। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो विशाखापट्टनम पोर्ट है ना, ये लैंड लॉक है। देखो लैंड लॉक, समझ रहे हो आप, देखो ये आपका विशाखापट्टनम पोर्ट है। ठीक है, ये लैंड लॉक है, ऑलमोस्ट चारों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, अब ये पोर्ट कैसे है, पोर्ट दिखा देता हूँ मैं। देखो पोर्ट है ये देखो, आपको दिख रही है शिप यहाँ पर रुकी हुई है। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ आपके लिए जिससे आपको दिखे। तो ये सारी की सारी शिप है, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी की सारी शिप वगैरह, बोट्स वगैरह यहाँ पर रुकी हुई है। ठीक है, तो ये होता है पोर्ट जहाँ पर शिप वगैरह से एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, ये पोर्ट्स, ये देखो शिप वगैरह दिख रही होगी बड़ी बड़ी आपको। तो ये क्या है, ये एक लैंड लॉक पोर्ट है। ठीक है, जहाँ से क्या होती है, शिप एक जगह से दूसरी जगह जाती है, हमारी कंट्री से सामान लेकर दूसरी जगह जाती है, और दूसरी कंट्री की जो शिप है वो यहाँ पर आकर रुकती है। ठीक है, ये देखो, ये आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पर बड़े बड़े जो ट्रेलर वगैरह हैं पड़े हुए हैं। ठीक है, दूसरी कंट्री से जो चीज़ आई है या हमारी कंट्री से जो चीज़ भेजनी है वो इन ट्रेलर्स वगैरह में होती है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया हो कि जो हमारा विशाखापट्टनम पोर्ट है वो लैंड लॉक कैसे है। ये देखो लैंड लॉक है, चारों तरफ से ऑलमोस्ट पानी से घिरा हुआ है, और कोई बड़ी लहर आ गई तो वो डायरेक्ट यहाँ पोर्ट पे नहीं आ पाएगी। ठीक है, यानी यहाँ से कोई लहर आई तो पहले यहाँ पर टकराएगी। ठीक है, तो वो डायरेक्ट अंदर नहीं आ पाएगी। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब दोबारा से उसी पे आते हैं। ओके, तो विशाखापट्टनम पोर्ट से भी क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। क्या एक्सपोर्ट होता है, अपना आयरन ओर। ठीक है, आप देखोगे ज़्यादातर जो हमारा साउथ वाला एरिया है ना, जो भी वहाँ पर पोर्ट्स है, ज़्यादातर वहाँ से क्या होते हैं, आयरन ही एक्सपोर्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, आयरन ओर ही एक्सपोर्ट वगैरह होते हैं। ओके, तो ये अपना विशाखापट्टनम पोर्ट जो था आंध्र प्रदेश में था, बहुत अच्छे से मैं आपको दिखाई चुका हूँ मैप वगैरह में। अब हम बात करते हैं पैराद्वीप पोर्ट की। ठीक है, पैराद्वीप पोर्ट जो है, पैराद्वीप पोर्ट जो है ये उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, यहाँ से भी आयरन ओर्स ही एक्सपोर्ट होते हैं, स्पेशलाइज्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर्स। ठीक है, मैंने अभी आपको बोला था कि जो हमारे साउथ वाला एरिया है, ज़्यादातर यहाँ पर क्या होते हैं कि आयरन ओर्स वगैरह एक्सपोर्ट होते हैं। पिक्चर में आपको दिखा देता हूँ कि अपना पैराद्वीप पोर्ट कहाँ पर है। ये देखो, आप जैसे कि देख ही सकते हो, ये अपना पैराद्वीप पोर्ट है, ये अपना ये उड़ीसा स्टेट है, यहाँ पर अपना ये पैराद्वीप पोर्ट है। ठीक है, ओके जी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पोर्ट की, जिसका नाम है कोलकाता पोर्ट। ठीक है, कोलकाता पोर्ट नाम से आपको पता चल रहा है कोलकाता के अंदर है, और ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। ठीक है, वेस्ट बंगाल, कोलकाता आपको पता है वेस्ट बंगाल स्टेट है, तो वेस्ट बंगाल के अंदर है कोलकाता, और वहीं पर है कोलकाता पोर्ट। ठीक है, और ये एक इनलैंड रिवराइन पोर्ट है। अब ये इनलैंड रिवराइन पोर्ट का क्या मतलब होता है, ये रिवर पे बना है ये पोर्ट। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से मैप। तो ये दोबारा से हमारा प्यारा भारत, और आप इसमें जूम करोगे ना तो देखोगे कोलकाता है ना, ये देखो ये पूरा का पूरा है पानी, बट जो कोलकाता पोर्ट है ना वो यहाँ पर है। ठीक है, इस तरफ वाले एरिया में। अगर आप इसको भी जूम करोगे तो आपको देखेगा कि ये जो हमारा कोलकाता पोर्ट है ना, ये हुगली रिवर है, बिल्कुल हुगली रिवर के साथ में ही है ये कोलकाता पोर्ट। ठीक है, तो हुगली रिवर से अगर कोई बड़ी कार्गोज वगैरह आती है ना तो यहाँ से एंटर करती है, हुगली रिवर से एंटर करते हुए यहाँ पर आती है। ठीक है, और अगर जाना होता है तो फिर हुगली पोर्ट से क्या होती है, यहाँ से जाती हुई बहती 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 नीचे की तरफ पूरा एरिया दिखा देता हूँ मैं आपको जूम आउट करके। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ होते हुए अपना बे ऑफ बंगाल में निकल कर जहाँ भी जाना होता है वहाँ चली जाती है। ठीक है, तो आपको समझ आ ही चुका है कि जो कोलकाता पोर्ट है वो एक रिवराइन पोर्ट है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ठीक है, तो ये जो आपको पता ही है कि जो हमारा ये एरिया है तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र
बेसिन का ये एरिया है। एक गंगा रिवर हमारे इंडिया से आती है, ब्रह्मपुत्र भी इंडिया से आती है बांग्लादेश के अंदर, तो ये पूरा का पूरा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का एरिया है, ठीक है। वहीं पर ये कोलकाता पोर्ट है और ये भी एक टाइडल पोर्ट है, ठीक है, टाइडल पोर्ट है ये भी, क्योंकि यहाँ पर भी आपको पता ही है कि जो हुगली रिवर है यहाँ से लहरें आती है, ठीक है, और वो शिप्स को आराम से लेकर जाती है पानी के अंदर, ठीक है। और एक लास्ट पोर्ट है जिसका नाम है हल्दिया पोर्ट, ठीक है। ये हल्दिया पोर्ट क्या है, ये भी एक्चुअली इसीलिए बनाया गया है ताकि कोलकाता जो पोर्ट है उसका थोड़ा प्रेशर कम किया जा सके, ठीक है, कोलकाता पोर्ट का प्रेशर कम किया जा सके, इसीलिए बनाया गया है हल्दिया पोर्ट, ठीक है। हल्दिया पोर्ट भी आपको दिखा देता हूँ, ये आपका यहाँ हल्दिया पोर्ट है, ठीक है। ये रहा आपका कोलकाता पोर्ट और ये रहा आपका हल्दिया पोर्ट, ठीक है। हल्दिया पोर्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा नज़दीक है बे ऑफ बंगाल के, और जो कोलकाता पोर्ट है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ है, ओके। एक बार मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ हल्दिया पोर्ट, जिससे आपको परेशानी ना हो, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत, तो इसको जूम करते हुए चलते हैं हम, ठीक है। तो आपको दिखेगा बिल्कुल बे ऑफ बंगाल के बिल्कुल पास में ये आपका हल्दिया पोर्ट, ठीक है, IRC हल्दिया पोर्ट दिखेगा आपको, ठीक है। ये देखो ये आपका हल्दिया पोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर शिप वगैरह आकर रुकती है। मेरे पास एक्चुअल इमेज भी है, मेरे कहने का मतलब मैंने गूगल मैप खोल रखा है, तो ये देखो ये इमेज वगैरह भी दिखा रखी है, यहाँ पर शिप वगैरह का आधी पिक्चर आपको दिख रही होगी। तो ये आपका हल्दिया पोर्ट है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं हम तीसरे डोमेन की। अर्थ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए तीसरा डोमेन क्या था, दैट इज़ एयरवे, ओके। अब बात करते हैं हम एयरवेज़ की। तो एयरवेज़ के आपको बारे में पता ही है कि फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह आपको बहुत तेज़ी से लेकर चला जाता है, ठीक है, और बहुत कम टाइम लेता है। साथ में मोस्ट कंफर्टेबल भी है, बहुत आराम से आप जा सकते हो, ठीक है। प्रेस्टीजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब थोड़ा सा महंगा है, ठीक है। जो हायर इनकम वाले लोग होते हैं वही इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। कैन कवर डिफ़िकल्ट टेरेन लाइक हाई माउंटेन, डेजर्ट, डेंस फॉरेस्ट एंड ऑल्सो लॉन्ग ओशनिक स्ट्रेच। पहली बात तो जब आप ऊपर से जाते हो तब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप हाई माउंटेन को भी कवर कर लेते हो, डेंस फॉरेस्ट को या डेजर्ट को, सबको आप कवर कर लेते हो जब आप एयरवे से जा रहे होते हो। तो एयरवे किसी भी डिफ़िकल्ट टेरेन को कवर कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो तो ऊपर से जाएगा, वो माउंटेन को भी कवर कर सकता है, डेंस फॉरेस्ट को भी एक बार से दूसरी बार उसको कवर कर सकता है, ओशनिक स्ट्रेच को भी, ठीक है, आराम से कवर कर सकता है, क्योंकि उसको ऊपर से जाना होता है। और इसी वजह से मैं आपको बता दूं, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ना, वहाँ पर भी ज़्यादातर एयरवेज़ का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं या हमारी आर्मी वगैरह को भी कभी जाना होता है वहाँ पर, तो ज़्यादातर क्या होता है कि एयरवेज़ का यूज़ किया जाता है, हेलीकॉप्टर्स वगैरह का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी रिवर है, आपको पता ही है, फ्लड वगैरह आते रहते हैं। देखो फ्रीक्वेंट फ्लड लिखा भी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ्लड वगैरह आते रहते हैं, डेंस फॉरेस्ट है, और इसी वजह से क्या होता है कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हमारे एयरवेज़ का यूज़ किया जाता है जाने के लिए, ठीक है। एयर ट्रैवल हैज़ मेड एक्सेस ईजियर, ओके ओके जी। अब बात करते हैं हम, एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज इन 1953, ठीक है। जो एयर ट्रांसपोर्ट है हमारा वो इंडिया में नेशनलाइज़ किया गया था 1953 में, बट धीरे 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 उसको प्राइवेटाइज़ किया गया था, ठीक है। बट आप याद रखना कि इंडिया में सबसे पहले जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसको नेशनलाइज़ किया गया था 1953 में। अब तो ये प्राइवेटाइज है, बहुत सारी प्राइवेट एयरलाइन भी चलती है, आपको पता ही है, ठीक है। और इंडिया में एक पवन हंस हेलीकॉप्टर भी है। अब मैं आपको बता दूं कि जो पवन हंस हेलीकॉप्टर है वो भी एक हेलीकॉप्टर की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, और साथ में ज़्यादातर ये सर्विसेज है ना ऑयल गैस और ये कॉरपोरेशन वगैरह यूज़ करती है, ठीक है। और इसके साथ मैं एक और बात बता दूं आपको, जो कि आपको पता ही है कि जो एयर ट्रैवल है वो कॉमन लोगों की रीच में नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें लैंडवेज़ की तो वो भी हम यूज़ करते हैं, रोडवेज़ भी यूज़ करते हैं, रेलवेज़ भी यूज़ करते हैं, बट जो एयर ट्रैवल है वो कॉमन पीपल की रीच में नहीं होता, ठीक है। पर मैं आपको बता दूँ कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में तो ज़्यादातर आपका हेलीकॉप्टर्स वगैरह का यानी एयरवेज़ का ही यूज़ किया जाता है। इसका रीज़न ये नहीं है कि वो ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब भारत का हर ही बंदा सबके लिए अच्छा होता है, पर मेन रीज़न ये है क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में थोड़े टफ टेरेन है, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाना बड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। रोड्स वगैरह फ्लड वगैरह आती रहती है तो रोड का भी कुछ पता नहीं रहता, ठीक है। फ्रजाइल रोड्स हैं, कभी भी बह जाती है, तो इसी की वजह से नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी हेलीकॉप्टर्स वगैरह का, एयरवेज़ वगैरह का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लग्जरी के लिए नहीं, नेसेसिटी के लिए उनकी ज़रूरत है ये, क्योंकि अगर आप हेलीकॉप्टर्स वगैरह नहीं दोगे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मेजर एयरपोर्ट की, ठीक है, ओके। तो मैं आपको मैप से दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ओके। अब आ गया मैप पे, ठीक है। अब बात करेंगे हम इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की,
ठीक है। वैसे तो इंडिया के अंदर दोनों ही यानी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स दोनों जाती है। डोमेस्टिक यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, और इंटरनेशनल यानी एक कंट्री से, हमारे इंडिया से दूसरी कंट्री में। तो दोनों ही तरह की फ़्लाइट हमारे इंडिया में चलती है, ठीक है। बट कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जैसे कि अमृतसर में है राजा सांसी, ठीक है, और दिल्ली के अंदर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। ये आपको याद रहेगा, ये अपने पालम के अंदर है दिल्ली के अंदर। जो बच्चे रहते होंगे दिल्ली के अंदर उनको पता होगा, ठीक है। और बात करूँ मुंबई के अंदर, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर भी एक एयरपोर्ट समर्पित किया गया है, ठीक है, जिसका नाम ही छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है, ओके। उसके बाद कोलकाता के अंदर देखें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। कोलकाता के अंदर आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस जी भी कोलकाता से थे, वेस्ट बंगाल बंगाली थे, तो उन्हीं के नाम के ऊपर समर्पित है। और तेलंगाना के हैदराबाद के अंदर हैदराबाद का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो चेन्नई के अंदर हम मीनमबक्कम, ठीक है, मीनमबक्कम एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। और अगर हम बिल्कुल ही इंडिया के साउथ वाले पार्ट में आ जाए, ओहो हो बड़ा महंगा नाम है ये तो, त्रिवेंद्रपुरम, ठीक है। तो त्रिवेंद्रपुरम है, तो इस एयरपोर्ट का जो नाम है त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, ये पूरा नाम है। त्रिवेंद्रपुरम जगह है जहाँ पर क्या अपना एयरपोर्ट है, त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। इससे ये ना मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको दिख रहा होगा बड़ा महंगा नाम है ये। तो एक्चुअली मेरी है ना क्लास में, जब मैं व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मेरी क्लास में एक लड़का पढ़ता था जो साउथ इंडिया से था। ऑल्दो उसको हिंदी बहुत अच्छी आती थी, बट वो साउथ इंडिया से था, तो उसका नाम थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, थोड़ा होता है ना फैमिली वगैरह के नाम पे इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो उसका नाम थोड़ा बड़ा था, ठीक है। तो क्लास में जब टीचर अटेंडेंस लेती थी ना कॉलेज में, तो उसका नाम बोलती थी, ठीक है, तो मेरे को सुनाई देता था उसका नाम, मतलब स्टार्टिंग में ज्योतिधर बोलती थी मैम उनको, ठीक है। तो कॉलेज के 3 साल निकल गए, फेयरवेल था हमारा, ठीक है। तो मैं फेयरवेल पे है ना फ़ोटो वगैरह खींच रही थी, सबकी पिक्चर वगैरह क्लिक हो रही थी, तो मैंने उसको बोला ज्योतिधर इधर आ जा, ठीक है। तो साइड में एक लड़का बोला उसका नाम ज्योतिधर नहीं है, ड्यूटीधर है। तो देखो कितना बड़ा धोखा हो गया मेरे साथ, 3 साल उस लड़के के साथ मैं निकाल दिए। उसको कितनी बार मैंने ज्योतिधर बोला, बट उसने, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तो ज्योति नाम बड़ा फेमस है, यही याद रहता है, तो मेरे को लगा ज्योतिधर ही होगा, मेरे को क्या पता उसका नाम ड्यूटीधर है। तो बताओ कितना बड़ा धोखा हो गया मेरे साथ। 3 साल मैं गलत नाम से उसको बुलाता रहा, बट उसने भी कुछ बोला नहीं, ठीक है। तो अगली बार अगर मैं अपना नाम भी बता देता हूँ, मेरा नाम भरत है, भारत में समझना स्पेलिंग सेम होती है, बट मेरा नाम भी भरत है। तो ऐसी मिस्टेक मैं भी करता हूँ और मेरे साथ भी होती है, ठीक है। सो इस पार्ट के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे हमारे कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड और टूरिज्म, ठीक है। लास्ट पार्ट में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, सपोर्ट दिखाना। पहले तो थैंक यू सो मच यार, हमारी जो फैमिली है वो 26,000 से भी ऊपर हो चुकी है, और दूसरे चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं वहाँ पर आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। स्टडी से रिलेटेड नहीं होगी, बट मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यूट्यूब से कैसे अर्न किया, मेरी यूट्यूब जर्नी कैसी रही, ठीक है। आप कैसे अर्न कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने चैनल स्टार्ट किए हैं, वो मेरे को लिंक भेजते हैं कि सर हेल्प कर दो, तो मैं वहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप यूट्यूब से ग्रो कर सकते हो। और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिससे एक स्टूडेंट बहुत ईजिली अर्न कर सकता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही में इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक वगैरह का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज़रूर फॉलो करना। इसके साथ साथ जो नोट्स है, नोट्स का लिंक नीचे दे रखा होगा जीपी लिंक में। अगर जीपी लिंक आपसे डाउनलोड ना हो तो उसकी भी वीडियो दे रखी है कि कैसे जीपी लिंक से नोट्स डाउनलोड करना है। फिर भी ना हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाना। टेलीग्राम बेसिकली एक ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, मेन पॉइंट सली लिखना, 10th लिखना, आप ग्रुप में आ जाओगे, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, डायरेक्ट PDF है वहाँ पर, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट पार्ट के लिए, क्योंकि एक पार्ट अभी इसका रहता है, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।